सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिवीजन लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे सप्लाई एंड कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। बेसिकली सप्लाई क्या होता है हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो सप्लाई का जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 7 है। तो सेक्शन 7 स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली सप्लाई क्या है ना। सप्लाई मतलब क्या होता है, जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में सप्लाई का मीनिंग क्या है, ठीक है। हमने अभी तक फर्स्ट लेक्चर में कवर करा कि जो हम लगाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स कॉल्ड जीएसटी, जो जीएसटी लगाएंगे तो जीएसटी हम लगाएंगे गुड्स और सर्विस पे लगाएंगे, ठीक है। गुड्स और सर्विस टैक्स है बेसिकली, तो गुड्स और सर्विस पे लगाएंगे। तो गुड्स और सर्विस का क्या होगा, ऐसी क्या एक्टिविटी होगी जिसपे हम क्या लगा देंगे, जीएसटी लगा देंगे। तो बेसिकली कोई भी हम गुड्स सेल करेंगे, मींस सेलर जब भी गुड्स सेल करेगा तो उसे टैक्स भरना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल जैसे ही हम करेंगे या तो गुड्स का करेंगे या सर्विस का करेंगे, उस पर हम क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। सेल के साथ साथ अगर आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है, ट्रांसफर करते हो, किस चीज का ट्रांसफर करते हो, लैंड का ट्रांसफर करते हो, है ना, बिल्डिंग का ट्रांसफर करते हो, इनका क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उस पर भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। बेसिकली ट्रांसफर एक्टिविटी को भी सप्लाई माना गया है ना, सप्लाई माना गया है, तो इसे भी हम सप्लाई मानेंगे। तो बेसिकली हम सप्लाई क्या समझ रहे हैं कि जो भी चीज सप्लाई के दायरे में आ गई वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। उस पर जीएसटी लग भी सकता है या नहीं भी लग सकता है, वो आगे की बात है ना। तो ये बेसिकली सप्लाई क्या होता है ना, सेल हुआ, ट्रांसफर हुआ। बार्टर का मतलब क्या होता है, बार्टर का मतलब होता है कि आपने क्या करा, सामने वाले को गुड्स दिया, उससे क्या लिया, पैसे नहीं लेके उससे भी क्या ले लिया, गुड्स ही ले लिया, या फिर उसके अगेंस्ट उसने क्या लिया, सर्विस ले ली। फॉर एग्जांपल जो महिंद्रा है, महिंद्रा के क्या चाहिए था, महिंद्रा को सॉफ्टवेयर सर्विस चाहिए थी। और एक टीसीएस कंपनी है, टीसीएस को क्या चाहिए थी, कार चाहिए थी, उसको कार चाहिए थी कि मेरे जो एम्प्लॉय है रात में जाते हैं तो उनको मेरे पास क्या हो, कार हो, तो उसको मैं उनको कार से ही ड्रॉप कर दूंगा, ऐसी उसको क्या चाहिए थी, कार चाहिए थी। तो उनने टीसीएस ने क्या करा, महिंद्रा को कांटेक्ट किया और महिंद्रा को बोला कि एक काम करो, मेरे लिए आप है ना 10 कार्स प्रोवाइड करा दो, ठीक है, 10 कार्स आप प्रोवाइड करा दो, ठीक है। ऐसे ही महिंद्रा ने बोला मेरे को भी मेरे लिए वेबसाइट डिजाइन करनी है, आप वेबसाइट डिजाइन कर दो। तो ये दोनों के लिए बन पड़ी, दोनों को काम हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है, दोनों के पास काम है, एक काम करो, हम पैसे नहीं लेंगे, एक दोनों के दूसरे के बीच में है ना मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, हम क्या करेंगे, आप मुझे कार दे देना और मैं आपको क्या कर दूंगा, सर्विस दे दूंगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में बार्टर सिस्टम हो गया। क्या सिस्टम हो गया, बार्टर। मींस यहाँ पे मनी का लेन देन नहीं हो रहा है, करेंसी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे गुड्स के बदले सर्विस दी जा रही है, या फिर गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता है, उसे भी क्या बोलते हैं, बार्टर बोलते हैं, या फिर सर्विस के बदले सर्विस दी जाती है, उसे भी क्या बोलते हैं, बार्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम। ये अगर बार्टर सिस्टम होता है तो इस पे भी क्या होता है, आपको ये भी सप्लाई के दायरे में आ जाता है, ठीक है। इस पे भी जीएसटी पे करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। बार्टर सिस्टम आपको समझ में आया कि गुड्स के बदले गुड्स या सर्विस के बदले सर्विस, या गुड्स के बदले सर्विस या सर्विस के बदले गुड्स। ये बेसिकली अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो इसे क्या बोलते हैं, बार्टर बोलते हैं। सेल, ट्रांसफर, बार्टर। एक्सचेंज, अगर आपने क्या कर लिया, किसी गुड्स के अगेंस्ट एक्सचेंज कर लिया, सर्विस का एक्सचेंज कर लिया, गुड्स का एक्सचेंज कर लिया, तो उसे भी क्या बोलेंगे, बार्टर एक्सचेंज बोलेंगे, और वो भी सप्लाई के दायरे में आ जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज के बाद आता है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, है ना, लीज, रेंटल, लाइसेंस, ठीक है, और डिस्पोज, ठीक है। ये 8 एक्टिविटी बेसिकली सप्लाई के दायरे में आती है, ठीक है। लीज क्या होता है, लीज होता है आपने क्या करा कि कोई बिल्डिंग लीज पे ले ली, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स के लिए। 10 इयर्स के बाद आपको वो जो बिल्डिंग है वो क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, और आपको ईयरली इस लीज का पेमेंट करना है। हर साल आपको क्या करना है, कुछ एक फिक्स अमाउंट पे करना है ना। तो ये 10 साल तक जो आपने लीज ली, इसे भी सप्लाई के दायरे में आ गया है, ठीक है। रेंटल क्या होता है, रेंटल आपने 1 BHK आपने रेंट पे लिया, हर मंथ आप क्या कर रहे हो, रेंट दे रहे हो, तो ये रेंटल भी सप्लाई के दायरे में आता है, ठीक है। उसके बाद अगर लाइसेंस लिया है आपने, किसी से लाइसेंस लिया, तो वो लाइसेंस भी सप्लाई के दायरे में आएगा। आपने कोई एसेट डिस्पोज ऑफ कर दी, डिस्पोज ऑफ कर दी मींस क्या करा, उसका आपने क्या करा, सेल कर दिया या डिस्पोज कर दी, उसको खत्म कर दी कि अब ये किसी के काम में आएगी नहीं, तो अब इसको खत्म ही कर दे, नष्ट कर दी बेसिकली, है ना। तो डिस्पोज ऑफ कर दी, तो वो भी सप्लाई के दायरे में आ गई, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर एक्टिविटी होती है और इसके अगेंस्ट आपको क्या मिलता है, कंसिडरेशन मिलता है। बेसिकली आपको क्या मिलता है, कंसीडरेशन मिलता है, और कंसीडरेशन मिलने के बाद
आपको क्या मिलता है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आप एक्टिविटी करते हो, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आप ये एक्टिविटी करते हो, तो बेसिकली इसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, और ये सब चीज किसका होगा, गुड्स या सर्विस का होगा, है ना। मीन सेल हो रहा है तो गुड्स का होगा, ट्रांसफर हो रहा है तो गुड्स या सर्विस का होगा, है ना, रेंटल हो रहा है तो गुड्स या सर्विस का होगा। तो ये बेसिकली गुड्स और सर्विस का हो रहा है तो ही इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। अब सप्लाई बेसिकली दो टाइप के होते हैं, या तो इंट्रास्टेट सप्लाई होते हैं या फिर इंटरस्टेट सप्लाई होता है। विद इन स्टेट सप्लाई हो रहा है तो बेसिकली वो इंट्रास्टेट सप्लाई हो रहा है। जैसे पुणे के केस में, पुणे से अगर मुंबई हो रहा है तो वो क्या हो गया, इंट्रास्टेट सप्लाई हो गया। या फिर सूरत से अहमदाबाद हो रहा है तो फिर ये क्या हो गया, इंट्रास्टेट सप्लाई हो गया, क्योंकि ये स्टेट के अंदर हो रहे हैं। जैसे पहले वाला क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, दूसरा वाला अहमदाबाद के अंदर हो रहा है। मान लो दूसरा एक एग्जांपल, अगर आप पुणे से लेके अहमदाबाद सप्लाई कर रहे हो, मींस पुणे का गुड्स आप अहमदाबाद में सेल कर रहे हो, तो वो हो गया इंटर स्टेट सप्लाई। आप किसी स्टेट में इंटर कर रहे हो तो वो क्या हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। ठीक है, या तो आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो या फिर सर्विस का सप्लाई हो रहा है, तो ये अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर कर रहे हो, तो वहां पे इंटर स्टेट सप्लाई हो जाता है, वहां पे IGST लगता है। पहले वाले में CGST एंड SGST लगता है, दूसरे वाले में IGST लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई बेसिकली क्या हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर हमारे कंट्री में यूनियन टेरिटरीज भी है, यूनियन टेरिटरी से भी अगर ट्रांसफर हो रहा है, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट में, तो वो भी क्या हो गया, इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर आपने गुड्स इंपोर्ट कर लिया या फिर सर्विस इंपोर्ट कर ली, तो वो भी क्या हो गया, बेसिकली इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। या तो आपने गुड्स इंपोर्ट करा या फिर सर्विस इंपोर्ट करी। ऐसे ही सेम अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो वो भी इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। या फिर हमारे कंट्री में काफी सारी SEZ यूनिट्स बनी हुई है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे क्या होता है, बिजनेसमैन को स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, स्पेशल प्रोविजन मिलते हैं कि वहां पे उनको बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, लोन बेनिफिट मिलता है, कई तरीके बेनिफिट्स मिलते हैं अगर वहां पे बिजनेस करते हैं। तो SEZ से अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो वो बेसिकली, अगर SEZ से आप उसी दूसरी SEZ में या फिर SEZ से कोई स्टेट में, SEZ से कोई यूनियन टेरिटरी में आप सप्लाई करते हो, तो वो भी बेसिकली इंटरस्टेट सप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई ऐसा सप्लाई जिसे इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं माना गया तो उसे क्या मान लेंगे, हम इंटरस्टेट सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, अब हम कवर करते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 कवर करने से पहले हम पहले चीज मान लेते हैं कि सप्लाई की जो डेफिनेशन, उसमें हमको 3 चीज को इंक्लूड करना है, 2 चीज को एक्सक्लूड करना है। तो 3 चीज में से एक चीज तो हम समझ गए, जो 8 एक्टिविटी अभी तक हमने पढ़ी है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस और डिस्पोज ऑफ, ये 8 चीजें अगर किसी गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट होती है और उसके अगेंस्ट आपको क्या मिलता है, कंसीडरेशन मिलता है, और ये क्या होती है, बिजनेस के यूज में होती है, ये 4 कंडीशन फुलफिल होती है, तो आप क्या मान लो, इसे बेसिकली आप सप्लाई मान लो। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। इसके 2 एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन कैसे हैं कि अगर मान लो आपको कंसीडरेशन नहीं मिला तो सप्लाई नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। पर शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी एक्टिविटी लिखी है, वहां पे कुछ ऐसी 4 सप्लाईज लिखी है कि उनके अगेंस्ट अगर कंसीडरेशन नहीं भी मिला तो भी उसे सप्लाई मानना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोविजन में तो लिखा कि कंसीडरेशन तो मिलना जरूरी है, तभी हम इसे क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या लिखते हैं कि शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी एक्टिविटी लिखी है, मींस अगर वहां पे कंसीडरेशन नहीं मिला और ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गई तो भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे। वो 4 हम सप्लाई यहाँ पे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वो 4 सप्लाईज है। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट में लिखा है कि आप एक काम करो, ये जो 3 आप क्या करो, कंडीशन फुलफिल कर दो, और ये वाली अगर आपने बिजनेस यूज में नहीं ली है, ये वाली आपने बिजनेस यूज में नहीं ली है, तो भी हम इसे क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। मींस या तो 8 एक्टिविटी तो हो गई है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज वाली, है ना। उसके बाद गुड्स और सर्विस भी है वो, है ना। और उसके बाद आप उसमें क्या कंसीडरेशन भी पे कर रहे हो, बट वो सर्विस आप क्या कर रहे हो, बिजनेस यूज में यूज नहीं कर रहे हो, मींस वो आपकी पर्सनल नेचर की, तो भी आप उसे क्या मान लेना, सप्लाई मान लेना। कौन सी सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। बेसिकली आप सर्विस क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो और सामने वाले को क्या करते हो, कंसीडरेशन पे करते हो। अब वो सर्विस आप क्या कर रहे हो, अगर बिजनेस यूज में नहीं भी यूज कर रहे हो तो भी आपको क्या मानना पड़ेगा, उसे सप्लाई मानना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी रिसेंटली आकाश अंबानी की क्या हुई, प्री वेडिंग सेरेमनी हुई। उसमें क्या करा, रिहाना को परफॉर्म करने के लिए बाहर से यहाँ पे बुलाया।
तो उसको ऑब्वियसली कुछ कंसिडरेशन पे किया इसके अगेंस्ट, तो सिंस उसको कंसिडरेशन पे किया, इस पे भी क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्योंकि रिहाना भले ही यहाँ पे आई है, भले ही मोटा भाई का वो बिजनेस नेचर में यूज नहीं किया, तो भी रिहाना को जब भी वो पेमेंट कर रहे हैं उस पर जीएसटी पे करना कंपलसरी हो जाता है मोटा भाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आप करते हो, कंसीडरेशन उसको पे करते हो, रिहाना को पे करते हो, और ये जो सर्विस है आप भले ही बिजनेस यूज में नहीं करते हो यूज, तो भी आपको क्या मानना पड़ेगा, इस पे सप्लाई मानना पड़ेगा, है ना। अब हमारा यहाँ पे क्या कवर करना बच जाता है, शेड्यूल 1 जो जहां पे 4 ऐसी सप्लाईज है वहां पे कंसीडरेशन नहीं देते हो तो भी उसे क्या मानना पड़ेगा, सप्लाई मानना पड़ेगा। चलो अपन एक बार कर लेते हैं कवर, ठीक है। अगर आप कोई असेट आपने क्या करी, परचेस करी, जनवरी में आपने परचेस करी थी, जनवरी 24 में, है ना, और आपको मार्च तक आते आते समझ में आ गया कि ये जो असेट मैंने परचेस कर ली गलती से, ये तो आउट ऑफ ट्रेंड हो गई, इसका तो अब यूज ही नहीं है, अब तो नई मशीन आ रही है मार्केट में, तो अब तो मुझे वो मशीन्स परचेस करनी चाहिए, ठीक है। तो इस मशीन को आप क्या करोगे, ये तो आप क्या करोगे, डिस्पोज ऑफ कर दोगे। तो सिंस ये आपने एसेट जैसे डिस्पोज ऑफ करी, और आपने क्या करा था, जब आप जनवरी में परचेस करके लाए थे तो ऑब्वियसली उसमें आप टैक्स भी पे करके आए होगे, और अब आपकी आउटपुट लायबिलिटी आ रही थी, और आपने आउटपुट लायबिलिटी में से क्या करा, जो आप टैक्स पे करके आए थे उस एसेट पे, आपने क्या करा, उसको माइनस कर दिया। तो नेट ई टैक्स आपने पे किया, मींस आपने बेसिकली क्या कर ली, आईटीसी क्लेम कर ली। तो आईटीसी क्लेम कर ली, तो इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उस वैल्यू पे आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसकी मार्केट वैल्यू आप निकाल लो कि अगर आप इसे आज बाहर बेचने जाते तो आपकी वैल्यू क्या आती, या फिर आप क्या करो कि टोटल आपने क्या करी थी, जो भी आप परचेस करके आए थे 5% पर क्वार्टर के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और जो बेसिकली वैल्यू आएगी उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू पे आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। बेसिकली इसे भी आपने क्या माना, सप्लाई मान लिया, क्योंकि ये तो विदाउट कंसीडरेशन हो रहा है ना, आप तो क्या कर रहे हो, एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, आपको कुछ कंसीडरेशन थोड़ी मिल रहा है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सप्लाई की डेफिनेशन में मानना पड़ेगा, और उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने जब एसेट परचेज करी थी तब आपने आईटीसी क्लेम कर ली थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर कोई सर्विस, कोई गुड्स या सर्विस क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई हो रहा है, या फिर सेक्शन 25 में ऐसे पर्सन नोटिफाइड है जो डिस्टिंक्ट पर्सन है ना, तो उनके केस में अगर सप्लाई हो रहा है तो वहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं इन्वॉल्व है, फ्री में भी हो रहा है, तो भी उसे क्या मानना पड़ेगा, आपको बेसिकली उसको सप्लाई मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रिलेटेड पर्सन क्या है, रिलेटेड पर्सन के लिए हमें पेज 39 पे जाना पड़ेगा। पेज 39 पे लिखे हैं रिलेटेड पर्सन, ठीक है। रिलेटेड पर्सन बेसिकली सबसे पहले तो देख लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है तो वो बेसिकली क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए, ठीक है। ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगर ऑफिसर है और डायरेक्टर है किसी कंपनी के, तो वो क्या हो गए, बेसिकली पर्सन और ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, ठीक है। सेम कंपनी के आप या तो क्या हो, ऑफिसर और डायरेक्टर हो, तो वो कंपनी के लिए आप क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए, ठीक है। लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, पार्टनर्स भी हो गए, क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए, पार्टनर्स क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए, ठीक है। 25% और मोर आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है। क्या कर रहे हो कि एक पर्सन क्या है, ये मान लो पर्सन ए है, पर्सन ए ने क्या करा, पर्सन बी जो कंपनी बी है उसके क्या 25% या फिर उससे ज्यादा के क्या कर रखे हैं, इक्विटी होल्ड कर रखे हैं, 25% और मोर की क्या कर रहे हैं, इक्विटी होल्ड कर रखे हैं। तो ये भी बेसिकली रिलेटेड पर्सन हो गए हैं, ए और बी। मींस ए में आप बोल सकते हो मोटा भाई, और बी को आप बोल सकते हो रिलायंस, क्योंकि मोटा भाई ने मोर देन 25% रिलायंस को होल्ड कर रखा है, तो ये दोनों क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए, ठीक है। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, मींस एक पर्सन क्या कर रहा है, दूसरे को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल रतन टाटा क्या करते हैं, टाटा की कंपनीज को मैनेज करते हैं, ठीक है, वो कंट्रोल करते हैं, कैसे न कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो बेसिकली क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए, ठीक है। रतन टाटा, मिस्टर रतन टाटा और जो टाटा की जितनी भी कंपनी वो क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए। इनडायरेक्टली कैसे करते हैं, जैसे रतन टाटा नहीं करते डायरेक्टली, वो क्या करते हैं, रतन टाटा जो है ना, मिस्टर रतन टाटा टाटा सन्स को मैनेज करते हैं, टाटा सन को कंट्रोल करते हैं, और टाटा सन्स क्या करती है, बेसिकली दूसरी कंपनीज को कंट्रोल करती है। आप अगर इसका फ्लो चार्ट अगर देखना चाहे
तो कैसे देख सकते हैं, बेसिकली ये मिस्टर रतन टाटा है और रतन टाटा ने किसको कंट्रोल कर रखा है, टाटा सन्स को। मीन्स टाटा सन्स के सारे डिसीजन कौन लेते हैं, रतन टाटा, मिस्टर रतन टाटा लेते हैं। और टाटा सन्स ही किसके डिसीजन लेता है, जो बाकी सारी कंपनी है, टाटा मोटर, टीसीएस, टाटा पावर और भी जितनी कंपनी है टाटा की, वो सारी मैनेज कौन करता है, टाटा सन्स करते हैं। और टाटा सन्स को मैनेज कौन करता है, रतन टाटा करते हैं। तो बेसिकली रतन टाटा और ये जो सारी कंपनी है वो हो गए रिलेटेड पर्सन, ठीक है। रतन टाटा और टाटा सन्स तो रिलेटेड पर्सन है ही सही, क्योंकि रतन टाटा ही तो टाटा सन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर ये टाटा सन्स किसी और कंपनी को कंट्रोल कर रहा है तो वो भी रतन टाटा से क्या मान लिया जाएगा, रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों क्या हो रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से कंट्रोल हो रहे हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मोटा भाई का जो बिजनेस है, एक तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है और एक जियो है। ये दोनों बिजनेस कौन कंट्रोल करते हैं, मोटा भाई कंट्रोल करते हैं। कौन करते हैं, मोटा भाई, हमारे केस में मुकेश अंबानी कंट्रोल करते हैं। तो ये जो रिलायंस और जियो अलग अलग कंपनी है, अभी करंटली नहीं है पर शायद ही होने वाली है, ठीक है। शायद हो भी गई है, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। अगर है, मान लो अलग अलग कंपनियां हैं, तो इन दोनों को मोटा भाई मैनेज कर रहे हैं। तो ये दोनों भी क्या हो गई है, रिलेटेड पर्सन हो गई है, ठीक है। ये दोनों भी क्या हो गई है, रिलेटेड पर्सन हो गई है, ठीक है। भले ही दोनों का कोई लेन देन नहीं है, बट सिंस मोटा भाई ही दोनों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये दोनों भी क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गई है, ठीक है। रिलायंस का बिजनेस ऑयल का है, जियो का बिजनेस क्या है, नेट वगैरह का बिजनेस है। तो दोनों का बिजनेस अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं है, बट सिंस उनको दोनों को मोटा भाई मैनेज कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों भी रिलेटेड पर्सन हो गई, ठीक है, ठीक है। अब जैसे एक घर में दोनों भाई बहन है, दोनों भाई बहन क्या है, एक मेल एक फीमेल, दोनों का कोई लेन देन नहीं है ना, दोनों को एकदम डिफरेंट है दोनों, है ना। बट सिंस उनको पेरेंट्स ही मैनेज करते हैं, इसलिए वो दोनों भी क्या हो जाते हैं, रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं। आप ऐसे मान सकते हो उसको, ठीक है। अब आपका सेकंड पॉइंट आता है, टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल थर्ड पर्सन। मीन्स वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कैसे देख सकते हो कि मान लो ये सलमान खान और शाहरुख खान है ना, दोनों ने मिलके क्या करा, एक कंपनी खोली खान फिल्म्स। खान फिल्म्स का इनका बेसिकली मोर देन 60% कौन होल्ड करते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान। बाकी कौन होल्ड करते हैं, बाकी जनरल पब्लिक होल्ड करती है। मान लो कुछ अक्षय कुमार होल्ड करता हो, कुछ आमिर खान होल्ड करता है, मीन्स बहुत सारे, कुछ जनरल पब्लिक करती है, हम जैसे लोग करते हैं 1-1, 2-2%, ऐसे मान लो, ऐसे करके। अब सिंस दोनों मिलके होल्ड करते हैं मोर देन 60%, तो सिंस ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, ठीक है। अब दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, अगर सेम फैमिली के मेंबर्स हो तो वो भी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। अब फैमिली की डेफिनेशन आप पूछोगे कि फैमिली क्या होती है, फैमिली की डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हो कि बेसिकली आपके घर में कौन कौन रहता है। अब आपके घर में कौन कौन रहता है, आप जरा थोड़ी उस पर नजर डालो तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके फैमिली मेंबर्स हो गए हैं। कौन कौन रहता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन रहना चाहिए। जो रहना चाहिए ना, वो आप बेसिकली समझो कि ये रहना चाहिए मेरे यहाँ, और ये मेरे रिलेटेड पर्सन है। आपके मम्मी पापा रहने चाहिए, है ना, तो आपके क्या हो गए, वो फैमिली हो गए, ठीक है। मदर फादर है ना, मदर फादर है ना, मदर फादर के भी मदर फादर रहने चाहिए, है ना। मदर फादर के बेसिकली फादर के मदर फादर रहने चाहिए, तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, है ना, ये आपके फैमिली मेंबर हो गए। मदर फादर के बाद आपके जो ब्रदर सिस्टर है वो आपके फैमिली मेंबर हो गए। उसके बाद आपकी स्पाउस आती है शादी होने के बाद, तो स्पाउस आपकी फैमिली मेंबर हुई। उसके बाद आपके आते हैं चिल्ड्रन, है ना, तो जो चिल्ड्रन आते हैं, जो आपके, है ना, सन और डॉटर होती है, वो भी आपके क्या हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, ठीक है। ये आपके फैमिली मेंबर की डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या कवर कर दिया, रिलेटेड पर्सन वाला हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। जो हमको सेकंड वाले में था कि अगर कोई दो रिलेटेड पार्टी में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, रिलेटेड पर्सन में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितने का गिफ्ट देता है, 50,000 तक का गिफ्ट देता है, तो उस केस में उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा।
उसे आपको क्या मानना पड़ेगा, उसको एग्जाम करना पड़ेगा। बट अगर 50,000 से ऊपर दे दिया तो उस केस में उसे सप्लाई मान लेना, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है या फिर एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है और यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तब भी उसे क्या करना पड़ेगा, आपको सप्लाई मानना पड़ेगा, ठीक है। आप सर्विस इंपोर्ट करते हो और इंपोर्ट करने के बाद उस पर कंसिडरेशन नहीं देते हो, और किससे इंपोर्ट करते हो, रिलेटेड पर्सन से करते हो, ठीक है, या फिर कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट से क्या करते हो, आप सर्विस इंपोर्ट करते हो। मींस बाहर से आप सर्विस ले रहे हो कोई रिलेटेड पर्सन से, टीसीएस इंडिया ने सर्विस ली टीसीएस यूके से, है ना, तो उस केस में भी उसे क्या मानना पड़ेगा, रिलेटेड, उसे सप्लाई मानना पड़ेगा, भले उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का बेसिकली एक चार्ट बन जाता है। कैसा बन जाता है, अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी है, ठीक है, और वो या तो आपने बिजनेस यूज में करी होगी, है ना, या फिर आप बेसिकली आप इसे समझ लो कि अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी, ठीक है ना, तो अब आपने उस पर कंसिडरेशन दिया होगा या नहीं दिया होगा। अब कंसिडरेशन दिया होगा तो अगेन उसमें दो चार्ट बन जाते हैं। क्या दो चार्ट बन जाते हैं कि अगर आपने कंसिडरेशन दिया है और वो बिजनेस यूज में आ गई है, तो आप बेसिकली उसे क्या मान लो, आप सप्लाई मान लो, ठीक है, सप्लाई क्या मान लो, आप सप्लाई मान लो, है ना। अगर आपने कंसिडरेशन दिया है बट उसे आपने बिजनेस यूज में नहीं लिया, तो भी आप उसे सप्लाई मान लो, क्योंकि ऐसा सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में ही लिख दिया गया था, है ना। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में लिख दिया गया था कि, क्लॉज बी में लिख दिया गया था कि अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो, भले ही वो इंपोर्ट करने के बाद आप पैसे देते हो, कंसिडरेशन देते हो, बट उसे आप बेसिकली अगर आप बिजनेस यूज में नहीं करते हो यूज, तो भी उसे सप्लाई मानेंगे। तो आप बेसिकली आप इसे ऐसे समझो कि आपने कंसिडरेशन दे दिया, अगर इंपोर्ट आपने कंसिडरेशन दे दिया तो उसे तो हम सप्लाई मान लेंगे। मीन्स अगर पैसा इन्वॉल्व है इंपोर्ट में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में पैसा इन्वॉल्व है, तो उसे हम सप्लाई मान लेंगे। अब बात आती है अगर पैसा नहीं दिया, अगर पैसा नहीं दिया है और पैसा नहीं दिया है और वो पर्सनल यूज के लिए, तो फिर उसे आप मत मानना, है ना। अगर आपने कंसिडरेशन नहीं दिया है और वो पर्सनल यूज में, तो मत मानना। पैसा नहीं दिया है ना, बट उसे क्या किया है, बिजनेस यूज में यूज किया है, और सेकेंडली वो किससे लिया है, रिलेटेड पर्सन से लिया है, तो उसे सप्लाई मानो। या फिर अगर अदर से लिया है तो उसे सप्लाई मत मानो। ये आप चार्ट बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एक बार रीड कर सकते हो, तो आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। ये हो गए हमारी 4 ऐसी सप्लाईज है जहां पे हमको क्या करना है, जहां पे हमको सप्लाई मानना है, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तब भी, है ना। अगर 4 ऐसी सप्लाईज है जहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तब भी हमें इससे सप्लाई मानना है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते, एक बार और, ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ असेट हो रहा है ना। उसके बाद अगर रिलेटेड पर्सन में हो रहा है, बट यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला था 50,000, अगर यहाँ पे देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो एग्जाम कर लेना, अगर ज्यादा देता है तो फिर उसे सप्लाई मान लेना। प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है, इवन विदाउट कंसिडरेशन, इसे सप्लाई मान लेना। या फिर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन इन विच यू आर in which you are use this service in course of furtherance of business, तो आप क्या मान लेना, इसे आप इसे सप्लाई मान लेना। ये आपकी बेसिकली 4 सप्लाई होगी। अब हम आते हैं कि शेड्यूल 3 में कुछ ऐसी सप्लाईज लिखी है हम जहां उन्हें सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी सप्लाईज लिखी है, ऐसी टोटल 8 सप्लाईज है। 8 सप्लाईज को बेसिकली आप 2 लाइन में आप याद कर सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का मर्डर किया, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर का मर्डर किया, मर्डर करके क्या करा, लैंड के नीचे दफना दिया। ये सब किसने देख लिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने देख लिया, और उसे कोर्ट ने क्या कर दिया, एम्प्लॉय को रिहा कर दिया, जिससे एम्प्लॉय की क्या लग गई, लॉटरी लग गई, ठीक है। ये 8 सर्विस यहाँ पे याद हो जाती है। अब एक एक करके हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली डेफिनेशन, अगर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, एम्प्लॉय किसको दे रहा है, एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, और एम्प्लॉयर उसके बदले क्या देता है, सैलरी देता है, तो उस पर जीएसटी लगना चाहिए क्या, उस पर इनकम टैक्स तो लग ही रहा है, अब जीएसटी भी लगा देंगे क्या, गलत, जीएसटी नहीं लगेगा, उसे यहाँ पे एग्जाम दे दिया, एग्जाम कर दिया। आपने भी कभी देखा है क्या कि कोई सैलरी पर्सन जीएसटी भी पे कर रहा है उसकी सैलरी इनकम पे, नहीं देखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उसे नॉन सप्लाईज ऑफ जीएसटी मान लो, ठीक है, नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी मान लो, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का तो नाम ही समझ लो ना, सर्विस भी तो आ गया यहाँ पे। तो एम्प्लॉय किसको दे रहा है सर्विस, एम्प्लॉयर को, तो ये सर्विस हो गया, तो इसमें भी जीएसटी लगना चाहिए, नहीं, यहाँ पे शेड्यूल 3 में कवर किया उसे कि इसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी में एम्प्लॉय अगर सर्विस देता है एम्प्लॉयर को, तो उसे
उसे नॉन जीएसटी ऑफ सप्लाई मान लेना। बट इसका अपोजिट कर लो, कभी एम्प्लॉयर सर्विस दे रहा है एम्प्लॉय को तो उल्टा हो रहा है तो उसे सप्लाई मानना, उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर सप्लाई मानना। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को सर्विस देता है, एम्प्लॉयर सर्विस देता है क्या एम्प्लॉय को? नहीं, जनरली नहीं देता है, बट अगर दे तो उसे क्या मान लेना, सप्लाई मान लेना। ठीक है, अगर कोई सर्विस कोर्ट और ट्रिब्यूनल दे रहे हैं, कोर्ट और ट्रिब्यूनल दे रहे हैं तो उस केस में भी उसे सप्लाई नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि ये आपका बेसिक राइट है। अब बेसिक राइट पे अगर आप टैक्स लगा दोगे तो कितना गलत होगा बेसिक राइट पे, इसलिए इसे नॉन सप्लाईज के अंडर जीएसटी कवर किया है। ठीक है, ये बेसिक राइट। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्विस दे रहा है, ठीक है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर सर्विस दे रहा है ना, मेंबर ऑफ पंचायत दे रहा है, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी दे रहा है, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटी कोई सर्विस दे रहा है तो उसे भी नॉन सप्लाईज मान लिया जाएगा। ठीक है, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। मींस जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी के अंडर मान लो कई कई तरह के क्या बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल आईएफएस बनते हैं, फॉरेन सर्विस जो देते हैं, मींस बेसिकली वो क्या देते हैं, फॉरेन देते हैं, है ना। जैसे हमारे केस में आप देख सकते हो कि जो एस जयशंकर जो हमारे मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो पहले क्या थे, आईएफएस थे जो इंडियन फॉरेन सर्विस जो देते हैं ना। तो वो क्या करते थे, रशिया रह चुके हैं वो, कई बार चाइना रह चुके हैं, शायद वो यूएसए भी रह चुके हैं ना। तो यहाँ पे रह के उन्होंने क्या करा, इंडिया को सर्विस दी। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक एक्ट के तहत सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? इंडियन गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर देंगे। ठीक है, थर्ड हम आते हैं चेयरपर्सन या मेंबर किसका, कोई गवर्नमेंट कंपनी, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा कोई बॉडी स्टेब्लिश मतलब आप बेसिकली कंपनी मान लो कि कंपनी क्या, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने कोई कंपनी बनाई है ना, उस कंपनी में जो डायरेक्टर है, उस कंपनी में जो चेयरपर्सन है ना, वो अगर एम्प्लॉय नहीं है, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है वहां का, तो अगर वो सर्विस देते हैं किसको, उस कंपनी को, तो उसे भी नॉन सप्लाईज में मान लिया गया। प्रोवाइडेड वो जो डायरेक्टर बना है, वो कब बना है, वो डायरेक्टर बना है इस एक्ट के आने से पहले। इस एक्ट के आने से पहले अगर वो डायरेक्टर बना है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड जो हो गया, यहाँ पे बाहर हो गया। फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम और मॉर्चरी वाली अगर सर्विस होती है या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज पर्सन होता है तो इसे भी नॉन सप्लाई में मान लिया। कितना गलत होगा कि कोई किसी पर्सन की डेथ हो गई है, अब उसका अंतिम क्रियाकर्म हो रहा है और अंतिम क्रियाकर्म के करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कुछ सामान लेने जा रहे हो, आप लकड़ी लेने जा रहे हो, फूल माला लेने जा रहे हो, अब उस पे क्या कर रहे हैं, सामने वाला जीएसटी भी मांग रहा है, कितना गलत होगा। तो इस कारण से भी इसे नॉन सप्लाईज में डाल दिया गया है। ठीक है, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड पे बेसिकली अभी नॉन सप्लाईज में माना गया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उस पे स्टैंप ड्यूटी ऑलरेडी लगा रखी है, 1% 2% जो भी स्टैंप ड्यूटी स्टेट का अधिकार है, तो वहां पे वो स्टेट कवर करती है, इस पे यहाँ पे नॉन सप्लाईज मान गया है। ठीक है, अगर आप एक्शनेबल फ्लेम का अगर सप्लाई करते हो तो उसे भी नॉन सप्लाई मान लिया गया है और नॉन सप्लाई के अंडर उसे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैमलिंग, अगर लॉटरी है, बेटिंग है, गैमलिंग है तो उसे सप्लाई माना गया है, उस पर तो जीएसटी कवर होगा ही। ठीक है, 7th पॉइंट होता है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस फ्रॉम अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। कितना घटिया प्रोविजन है, कैसे घटिया प्रोविजन है। मान लो यूएसए की कंपनी कोई गुड्स सेल करती है, किस कंपनी को, ऑस्ट्रेलियन कंपनी को। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी को अगर सेल करती है तो हम उस पर जीएसटी नहीं लेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में सेल करती है तो हम उस पर जीएसटी नहीं लेंगे, है ना। क्या मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जीएसटी रिकवर करने, या फिर अमेरिका जाएंगे कि तुमने क्यों टेस्ला तुमने चाइना में बेची, तो चाइना में बेची, टेस्ला कहां से बेची उन्होंने, यूएस से बेची, चाइना में बेची, तो अब तुम क्या करो, जीएसटी दो हमको। ऐसा होगा क्या? ऐसे भगा देंगे आपको, मोदी जी को भगा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नॉन सप्लाई में डाल दिया उसको। ठीक है, स्पेशली हमने लिख दिया। 8th पॉइंट यहाँ पे कवर करता है कि आप अगर सप्लाई कर रहे हो वेयर हाउस, ये बेसिकली कस्टम वाला पॉइंट है। ये क्या कस्टम वाला पॉइंट है कि क्या कर रहे हो कि आपने क्या करा, गुड्स इंपोर्ट करा, आपने क्या करा, गुड्स इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद आपने क्या करा, उसे वेयर हाउस में रखवा दिया वहां पे, है ना।
अब वेयरहाउस से क्लियर करने के पहले आपको क्या करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी दी आपने तो आपका वेयरहाउस से आपका गुड्स रिलीज करेंगे। आपने कस्टम ड्यूटी नहीं दी तो आपका गुड्स रिलीज नहीं करेंगे। आपने बोला 10 दिन में मैं आपका अपना गुड्स लेके चले जाऊंगा, 10 दिन बाद मैं कस्टम ड्यूटी भी पे कर दूंगा। 10 दिन के बीच में आपने क्या करा, एक नया ग्राहक पकड़ा, बोला कि मेरा गुड्स कस्टम वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, तू एक काम कर, ये गुड्स तू जाके क्लियर करा लेना और ये गुड्स भी तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा हो जाएगा, ऑनरशिप भी, कस्टम ड्यूटी भी तुझे ही भरनी पड़ेगी। तो मेरे को एक काम कर, तू मुझे इस गुड्स के बदले प्राइस दे दे। मैंने 1 करोड़ में खरीदा था चाइना से, है ना, आज की तारीख में अगर तू चाइना में खरीदने जाएगा तो 1 करोड़ 50 लाख में मिलेगा, क्योंकि इस गुड्स की प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 40 लाख में ही दे देता हूँ ये गुड्स, जा तू मेरे पहचान का इंसान है, मैं तेरे को 1 करोड़ 40 लाख में दे देता हूँ। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है 1 करोड़ 40 लाख का बिटवीन 2%, सिंस इस पे कब सप्लाई हुआ है, वेयरहाउस क्लियर होने से पहले ये सप्लाई हो चुका है, तो इसे भी हम नॉन सप्लाईज में मानेंगे, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइन, हाई सी सेल्स होता है। मान लो एक हाई सी सेल होता है, कैसे होता है, अगेन एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, मिस्टर अडानी ने गुड्स परचेस करा चाइना से, है ना, अब वो क्या हुआ, वहां से शिप चली, वो गुड्स लेके शिप चली, जैसे ही शिप चली 500-600 किलोमीटर पार करी, अब मिस्टर अडानी को पता चला कि मुझे इस गुड्स की तो एकदम से रिक्वायरमेंट नहीं है, अब मैं इस गुड्स का क्या करूं, तो मिस्टर अंबानी आए कि एक काम कर, ये गुड्स तू मुझे भेज दे, मुझे इस गुड्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये अभी शिप कहाँ पे है, अभी सीज में, समुद्र में, ये अभी हाई सीज में है ना, तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन होता है मिस्टर अंबानी और अडानी के बीच कि अब ये गुड्स मेरा हुआ, इसका कस्टम भी मैं क्लियर कराऊंगा। मिस्टर अंबानी बोल रहे हैं कि इसका कस्टम भी मैं क्लियर कराऊंगा, मैं कस्टम ड्यूटी पे करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। एक काम कर, तूने ये गुड्स कितने में खरीदा था, जितना में खरीदा था उसका 20% में तेरे को एक्स्ट्रा देता हूं, और ये अब तू प्राइस ले ले मेरे से, और इस पे मैं क्या करूंगा, अब इस पे पूरा कंट्रोल मेरा हो गया। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इस पे भी हम नॉन सप्लाई मानेंगे, इस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 8 ऐसी सप्लाईज थी जिसपे बेसिकली क्या है, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ सप्लाईज में क्या हो रहा है कि बिजनेसमैन को काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे हम बेसिकली क्या माने, कंपोजिट सप्लाई माने या मिक्स सप्लाई माने। बेसिकली इसे हम क्या माने, सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सप्लाई ऑफ सर्विस माने, है ना। तो ये कंफ्यूजन क्यों आ रहा है बिजनेसमैन को कि कई ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं कि उसमें बेसिकली आपको भी प्रॉब्लम आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो, तो रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो तो आप क्या लेते हो वहां पे, आप बेसिकली फूड लेते हो। फूड को आप बोल सकते हो वेजिटेबल्स बोल सकते हो, है ना, ग्रेन्स बोल सकते हो, है ना, ये आप बेसिकली लेते हो। आप ये सब खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स आप लेते हो, है ना, तो ये आप क्या ले रहे हो, सामने वाले से गुड्स ही तो ले रहे हो, आप खाना तो ले रहे हो, है ना। तो ये सिंस आप खाना ले रहे हो तो इसे तो आप क्या मानना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स मानना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स मानना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, ग्रेन्स ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, फ्रूट ड्रिंक्स ले रहे हो, तो फ्रूट भी आ गया, तो ये तो गुड्स है ना, ये सर्विस थोड़ी है ना। बट इसे गवर्नमेंट ने क्लियर करा और इसे सप्लाई ऑफ सर्विस में, है ना। क्यों माना, क्योंकि आप सिर्फ फूड लेने नहीं जा रहे हो, उस रेस्टोरेंट में आप एम्बियंस के लिए जा रहे हो, है ना, उसका एम्बियंस अच्छा है, उसके बाद आप उसके टेस्ट के लिए जा रहे हो, है ना, उसका टेस्ट अच्छा है, ठीक है, उसकी सर्विस अच्छी है, वो प्रॉपरली टाइम पे सर्व करता है ना। तो ये सब चीजें आप लेने जा रहे हो। अगर आपको ये वेजिटेबल्स लेनी होती तो आप मार्केट में जो अपना सब्जी मंडी होता है, जो अपना वेजिटेबल मार्केट होता है, तो आप वहां से जाके भी तो ये ले सकते थे। क्यों आप उस रेस्टोरेंट में ही गए, क्योंकि आपको वहां का एम्बियंस पसंद आ रहा था, है ना। जो रूफ टॉप रेस्टोरेंट था, आपको वहां पे छत पे खाने को मिल रहा था, पूरी सिटी कवर हो रही थी, आपको वो देखने को मिल रही थी, इस कारण से आप वहां गए थे। ठीक है, उसका टेस्ट अच्छा था, इस कारण से आप उस रेस्टोरेंट में गए थे। तो ये आप बेसिकली आप सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि मेन सप्लाई यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर आपको गुड्स ही लेना होता तो आप क्या करते, आप है ना कोई सी भी शॉप पे आप वेजिटेबल मार्केट में चले जाते, आप वो ले आते। ठीक है, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ सप्लाईज को क्लियर कर दिया कि अगर इन चीजों का सप्लाई हो रहा है तो इन्हें गुड्स मानना, इन चीजों का सप्लाई हो रहा है तो इन्हें सर्विस मानना, क्योंकि अगर गुड्स मानोगे तो जीएसटी रेट अलग हो जाएगा, सर्विस मानोगे तो जीएसटी रेट अलग हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया। ठीक, पहला हम लेते हैं यहाँ पे टाइटल ऑफ गुड्स। कोई आपने गुड्स परचेस किया था और वो गुड्स का आपने सामने वाले को टाइटल प्रोवाइड करा दिया, मीन्स ओनरशिप आपने सामने वाले को प्रोवाइड करा दी।
तो वो आपका गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, अगर आपने कुछ टाइम के लिए उससे सर्विस दिया, मींस राइट टू यूज दिया है ना, शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मींस आपने मान लो क्या करा, एक कंपनी खोली, कंपनी में आप क्या करते हो, आपके कार खड़ी है काफी सारी, आपने क्या करी, कंपनी खोली, एक कंपनी खोली और उसमें आपने कई सारी कार रख रखी है ना। अब आपने सामने वाले को बोला कि जिसको भी चाहिए आप ले जाना पर डे के हिसाब से, और इसका मुझे क्या करना, कार रेंट मेरे को दे देना। ठीक है, कार रेंट आप मेरे को दे देना। अब आपने क्या कार सेल करी है क्या, सामने वाले को ऑनरशिप दे दी है क्या, नहीं, ऑनरशिप नहीं दी है ना। वो क्या करेगा, वो कार लेके जाएगा, एक दिन बाद आपको कार वापस लाके दे देगा और कुछ पैसे भी दे देगा। तो यहाँ पे राइट टू यूज दिया है आपने, यूज करने का आपने क्या किया है, पावर दिया है। ठीक है, तो ये आप बेसिकली सर्विस मांगो, क्योंकि आपने गुड्स सेल नहीं करा, आपने सामने वाले को सर्विस दी। ठीक है, आपने अगर लैंड एंड बिल्डिंग में लीज दिए, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस, ऑक्यूपाइड टू लैंड, रेंट दिया, तो बेसिकली रेंट या लीज दिए तो उसे आप मान लेना, क्या मान लेना, सर्विस मान लेना। क्या मान लेना, सर्विस मान लेना। ठीक है, लीज लेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर अ बिजनेस एंड कॉमर्स होली और पार्टली। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स, है ना। कोई ऐसी ट्रीटमेंट आप अप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विस पे, या प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी क्या करता है, नाइकी अपना शूज खुद बनाता है, मान लो जनरली शूज नहीं बनाता, नाइकी शूज भी नहीं बनाता, वो भी क्या करता है, वो तो दूसरे पे ले लेता है, दूसरे से परचेस कर लेता है। क्या कर रखा है उसने, नाइकी ने बोल रखा है अपने फैक्ट्री वगैरह वालों को कि एक काम करो, इस क्वालिटी का गुड्स मुझे बना के दो, इस क्वालिटी का शूज बना के दो। अब ये शूज क्या कर लेता है, नाइकी परचेस कर लेता है, खूब सारे नाइकी क्या करता है, शूज परचेस कर लेता है। अब ये शूज पे क्या करता है, नाइकी लोगो लगवाता है। नाइकी लोगो लगवाने के लिए थर्ड पर्सन के पास जाता है, मान लो लोगो प्रिंटर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, है ना, ये कंपनी है, लोगो प्रिंट करती है और ये बेस्ट कंपनी है, लोगो प्रिंट करने में बेस्ट है। तो ये नाइकी ने बोला इसको कि एक काम कर, तू हमारा लोगो प्रिंट करके दे इन शूज पे। ठीक है, तो अब वो क्या हो रहा है, शूज उस लोगो प्रिंट वाली कंपनी के फैक्ट्री पे जा रहा है, वहां पे क्या कर रही है कंपनी, वो लोगो प्रिंट वाली उस पे अपनी लोगो प्रिंट कर रही है नाइकी की, और फिर अगेन वो किसको शेयर कर रही है, वो शूज नाइकी को कर रही है। तो अगर ऐसी कुछ सर्विस, ऐसी कुछ सप्लाई होती तो बेसिकली वो सर्विस है, क्योंकि जो लोगो प्रिंट वाली कंपनी है उसका क्या शूज सप्लाई करने का बिजनेस है क्या, या वो शूज लाके सप्लाई किया है क्या नाइकी को, नहीं, उसने क्या करा, नाइकी से ही शूज लिए, उसने अपनी प्रिंटिंग सर्विस उस पे दी और फिर वो शूज बेसिकली वापस रिटर्न कर दी। इसे आप बेसिकली जॉब वर्क भी बोल सकते हो। अगर जॉब वर्क वाला है तो उसे बेसिकली आप सर्विस। ठीक है, अगर आपने कोई बिजनेस एसेट को क्या करा, सेल कर दिया, टाइटल उसमें ट्रांसफर कर दिया, तो उसे क्या मान लेंगे, शेयर सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आपने क्या करा कि प्राइवेट यूज में ले लिया, गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन for use or any purpose other than business under the direction of person carrying on the business। मींस यहाँ पे क्या करा है, अगेन यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पे यूज करने दिया, सामने वाले को क्या कर दिया, यूज करने को दिया है, तो वो क्या बेसिकली क्या हो गई, सर्विस हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रांसफर ही हो गया था, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, क्या हो गया, या तो ट्रांसफर कर दिया या फिर डिस्पोज कर दिया, तो उसे बेसिकली आप क्या मानोगे, गुड्स मानोगे। और अगर आपने क्या हुआ, ट्रांसफर नहीं माना, उसने क्या, आपने ट्रांसफर नहीं किया, आपने क्या करा, सामने वाले को यूज करने दिया, अब यूज करने के बाद वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, तो इसे बेसिकली आप क्या मानना, सर्विस में। ठीक है, अगर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय एनी पर्सन हु ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in course or furtherance of business immediately before he ceases to be a taxable person। इसका आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो आपने क्या करा कि एक बिजनेस बनाया, एक कंपनी खोली, और कंपनी खोलने के बाद आपने कंपनी स्टार्ट करी, कंपनी चलाई, खूब चलाई, है ना। अब आपने 1 साल 2 साल चलाई, 2 साल बाद आपने सोचा कि यार ये मेरी कंपनी जो है इतना रन नहीं कर पा रही, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो जितने भी एसेट उस कंपनी में पड़ी होगी वो एसेट पे आपको सप्लाई मान लिया जाएगा और सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। और किसे मान लिया जाएगा,
मान लो ये मोटा भाई एंड कंपनी थी, है ना, तो मोटा भाई एंड कंपनी के मालिक जो थे वो मोटा भाई थे, ठीक है। तो ये सप्लाई जो असेट है ना, ये मान ली जाएगी कि मोटा भाई को सप्लाई हो गई है, ठीक है, या मोटा भाई एंड कंपनी को सप्लाई हो गई है, और मोटा भाई एंड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। मोटा भाई एंड कंपनी को इस पे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी समझ गए आप, बेसिकली सर्विस है। अगर आप रेंट पे लेते हो कोई चीज है तो उसे सर्विस मानना। कंस्ट्रक्शन सर्विस है, बेसिकली आपने अपने अपना घर बनवा रहे हो तो आप क्या लोगे, सर्विस लोगे। बेसिकली सामने वाले से बोलोगे आप कि है ना एक काम कर, मेरे को मेरा घर बना के, तो वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन सर्विस देगा। क्यों? क्योंकि आपने बेसिकली घर की डिमांड करी, आपने रेत गिट्टी सीमेंट की और आयरन की डिमांड नहीं करी, आपने घर की डिमांड करी, और घर एक बेसिकली सर्विस है, ठीक है। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, बेसिकली सर्विस है। तो ये जो है सर्विस कैटेगरी में आया, ठीक है। एग्रीइंग और टू द ऑब्लिगेशन और रिफ्रेन फ्रॉम एनी एक्ट और टू टॉलरेट एनी एक्ट और सिचुएशन और टू डू एनी एक्ट। सामने वाले को बोला कि मेरे लिए तू ये कर, एक एक्ट कर मेरे लिए, है ना, एक्टिंग कर, तो वो क्या बेसिकली सर्विस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज ऑफ एनी गुड्स, राइट टू यूज का हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि राइट टू यूज हो रहा है तो वो सर्विस है। अगर राइट टू यूज नहीं है तो वो क्या है, टाइटल। अगर टाइटल ही ट्रांसफर कर रहे हो आप, ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो गुड्स है, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, बेसिकली जॉब वर्क वाली चीज आ गई यहाँ पे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हो तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, सर्विस। सप्लाई ऑफ गुड्स बिंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक, ठीक है। एनी ड्रिंक आप सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स बिंग एनी फॉर, बेसिकली ये रेस्टोरेंट सर्विस आ गई, रेस्टोरेंट सर्विस आ गई तो यहाँ पे भी इसे क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू इस मेंबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई क्लब है, क्लब के आप क्या है, मेंबर है, उस क्लब के आप क्या हो, मेंबर, ठीक है। मेंबर को वो क्लब क्या कर रहा है, क्लब ड्रिंक्स प्रोवाइड करा रहा है, मान लो ड्रिंक प्रोवाइड करा रहा है, कोई मान लो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रहा है, इसके अगेंस्ट मेंबर को क्या करना पड़ रहा है, मनी पे करना पड़ रहा है ना, पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स। ये मेंबर को आपने कुछ भी गुड्स प्रोवाइड कराया तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर मेंबरशिप फी आप अगर चार्ज कर रहे हो तो वो सर्विस है ना। वो क्लब ने क्या करा, ईयरली मेंबरशिप फी भी लेते हैं। आपको इसका मेंबर बना रहना है तो आपको 1 लाख पर एनम आपको क्या करना पड़ेगा, फी देनी पड़ेगी, तो ये सर्विस फी है, ठीक है, ये सर्विस चार्ज है। लेकिन इसके साथ साथ गुड्स देते हो आप तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। तो हमने अभी बेसिकली डिफरेंस भी जान लिया कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस होता है क्या, क्योंकि कई बार बिजनेसमैन को कंफ्यूजन हो रहा था कि इसे मैं गुड्स मानूं या इसे मैं सर्विस मानूं। तो ये हम मानेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उस पर जीएसटी रेट डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस ये क्लियर कर दिया गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमारी जो चीज आती है वो आती है सेक्शन 8 कि बेसिकली सेक्शन 8 क्या है। अब सेक्शन 8 में एक है कंपोजिट सप्लाई, एक है मिक्स सप्लाई, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम बढ़ चलेंगे हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है चार्ज ऑफ जीएसटी का, ठीक है। अब बेसिकली ये जो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई है ये क्या है। कंपोजिट सप्लाई जो है आप इसे कैसे समझोगे, कैसे समझोगे, बड़ा इजी है, बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे। इजी कंसेप्ट है। कैसे कंसेप्ट है, देखो ये एक बॉक्स है, आपने क्या करा, इस बॉक्स में एक साइड रखा मोबाइल, मोबाइल के साइड में आपने रखा यहां पे एडेप्टर, ठीक है। इसके बाद यहां पे आपने रखी केबल, यहां पे आपने रखा ईयरफोन, यहां पे आपने रखा वो केस, है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, बेसिकली कवर, मोबाइल कवर, है ना। और यहाँ पे आपने रखा यूजर, है ना। और ये डब्बा आप क्या करने गए, परचेस करने गए। तो ये बेसिकली ये बॉक्स जो आप परचेस करने गए,
ये क्यों परचेज करने का, आपका मेन मोटिव क्या था इसमें परचेस करने का? क्या आप केबल परचेस करना चाहते थे? क्या आप केबल परचेस करना चाहते थे? क्या आप ईयरफोन परचेस करना चाहते थे? क्या आप मोबाइल केस, जो मोबाइल का कवर है वो परचेस करना चाहते थे? क्या आप यूजर मैनुअल परचेस करना चाहते थे? क्या आप एडेप्टर पर परचेस करना चाहते थे? या फिर क्या आप मोबाइल परचेस करना चाहते थे? आपका मेन मोटिव यहाँ पे मोबाइल परचेस करना है ना, ये आपका मेन मोटिव था। मीन्स इन सब में सबसे बड़ी सप्लाई मोबाइल की सप्लाई, सबसे मेन सप्लाई जो है वो मोबाइल की सप्लाई है ना, मोटो। और प्राइस भी आप देखो, जब इस 12,000 का आपने प्राइस निकाला तो इसमें आपने देखा कि 10,000 का तो मोबाइल ही है, बाकी अदर जो है वो 2,000 के आइटम। तो मेन सप्लाई यहाँ पे क्या है? 10,000 वाली सप्लाई है। तो मेन सप्लाई जो प्री डोमिनेंट सप्लाई है ना, तो आपने जो ये देखा कि मेरा मेन मोटिव मोबाइल सप्लाई करने का था, मोबाइल लेने का था, तो ये जो हो गई सप्लाई, ये हो गई कंपोजिट सप्लाई। ये जो पूरा बॉक्स है वो कंपोजिट सप्लाई का नेचर है। और बाकी जो सप्लाई है इससे जुड़ी हुई सप्लाई, क्योंकि आप सिर्फ मोबाइल लेके आओगे तो आपका काम नहीं चलेगा, आपको चार्जर भी लेना पड़ेगा। तो चार्जर क्या होता है? एडेप्टर और केबल, ये दोनों मिलके एक चार्जर बनते हैं। इसके साथ साथ आपको कवर भी लाना पड़ेगा, है ना। कवर आपको लाना पड़ेगा क्योंकि आपको सेफ्टी रिक्वायरमेंट चाहिए उस मोबाइल के साथ। यूजर मैनुअल आपको देगा ही देगा कंपनी, क्योंकि आप कैसे चलाओगे इस मोबाइल को, बेसिकली कैसे रन करोगे, ये कंपनी सिखाएगा। उसके बाद ईयरफोन देगा, कई बार देती है कंपनी, अब तो बंद कर दी, पहले देती थी। तो ठीक है, ईयरफोन दी, मान लो हमारे केस में हम ईयरफोन भी ले लेते हैं, ईयरफोन भी, तो ईयरफोन भी किससे जुड़ी हुई? मोबाइल से जुड़ी हुई, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए ईयरफोन भी लगेगा। तो ये आपकी क्या है? नेचुरली बंडल्ड, एक दूसरे से रिलेटेड वाली सप्लाई है ना, क्योंकि आपको मोबाइल के साथ साथ ये सारी एक्टिविटी काम आने वाली है। ठीक है, नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है, अलग भी किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये कंपोजिट सप्लाई है, और इसमें जीएसटी रेट जो लगेगा मेन सप्लाई का लगेगा। मोबाइल का जो जीएसटी रेट है वो जीएसटी रेट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। मान लो मोबाइल का जो रेट है वो 18% है, ठीक है। अडेप्टर का रेट जो है, मान लो इसका 18% है, इसका 28% है, इसका 5% है, इसका 12% है, इसका 40% है, वैसे जीएसटी रेट में है नहीं अभी 40%, और इसका मान लो 12% है, ठीक है। तो इसमें सारे रेट को आप इग्नोर कर देना, और जो मेन सप्लाई का जो रेट है वो 18% आप पिक कर लेना, और 12,000 पे केवल आपको 18% लगाना है, ठीक है। बाकी सारे रेट को आप इग्नोर कर देना, ठीक है। ये आपका हो गया कंपोजिट सप्लाई। एक बार कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ ले। अ कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई, हमारे केस में भी दो या उससे ज्यादा सप्लाई थी, ठीक है। टू और मोर सप्लाई, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। यहाँ पे मेन वन सप्लाई कौन सी है? प्रिंसिपल सप्लाई, जो कि मोबाइल है ना। प्रिंसिपल सप्लाई विच इज अ प्रीडोमिनेंट सप्लाई, है ना, शेल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। तो हम यहाँ पे सिर्फ मोबाइल की सप्लाई मानेंगे, और जो भी आपने पैसा दिया है 12,000, उसमें मोबाइल वाला जीएसटी रेट लगेगा, है ना, ठीक है। प्रिंसिपल which are naturally bundled. Principal supply means predominant supply and other are ancillary supply. Tax rate will be the rate of principal supply. ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो मोबाइल चार्जर, ठीक है। इसके साथ आप क्या करते हो, कार खरीद के लाते हो तो उसके साथ एसेसरीज आती है, स्टेपनी आती है, तो आप क्या एसेसरी परचेस करने जाते हो? स्टेपनी परचेस करने जाते हो क्या? आप कार परचेस करने जाते हो, इसलिए वो कार की सप्लाई आप मानो, ठीक है। मशीन एंड कंपलसरी इंस्टॉलेशन सर्विस, है ना, आप सर्विस लेने जाते हो क्या? इंस्टॉलेशन सर्विस, आप मशीन लेने जाते हो, वो तो इंस्टॉलेशन सर्विस उसके साथ नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होती है? ऐसा लोगों ने देखा कि आप क्या करो, एक बॉक्स में बना के दे दो, तो बॉक्स में बना के दे दोगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक नेचुरल सप्लाई बनाना पड़ेगा, और उस नेचुरल सप्लाई का क्या लग जाएगा, उस पर जीएसटी रेट लग जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट को ये चीजें पता चल गई, कैसे पता चली? चल गई कैसे ना कैसे पता, तो उन्होंने एक मिक्स सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट रिलीज किया। क्या किया कि मान लो एक बॉक्स बनाया अगेन, है ना, इस बॉक्स में क्या करा, एक कार डाल दी, है ना, कार अपनी टाटा नेक्सॉन 10 लाख की, ठीक है, बड़े सारे बॉक्स में कार डाल दी, ठीक है। कार का रेट था 28%, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ पेपर्स डाल दिए, है ना, बुक्स डाल दी, मान लो बुक्स डाल दी, बुक्स का रेट मान लो 5% था। ग्रेन्स, कुछ फूड डाल दिए, उसका भी मान लो 5% रेट था, ठीक है। और क्या डाला इसमें, और मान लो इसमें डाल दिया क्लॉथ्स डाल दिए, है ना, 12% जीएसटी रेट, है ना। और क्या इसमें डालने अपन, और मान लो
एक एक स्पीकर डाल दिया, ठीक है, ठीक है, स्पीकर का रेट मान लो 12%। और इसमें उनने क्या बोला कि हमारा ये जो बॉक्स देने का, सेल करने का जो मोटिव है, वो हमारा बुक्स सेल करने का मोटिव है, कि लोग लिटरेट बने, समझदार बने, पढ़ाकू बने। तो हमने बुक्स मेन हमारा मोटिव है इसको सेल करने का। तो ये जो बॉक्स है, टोटल 12 लाख का जो बॉक्स है ना, 12 लाख 15 लाख जितने का बॉक्स है, तो इस 12 लाख पे क्या रेट से जीएसटी लगना चाहिए? 5% से जीएसटी लगना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम पागल नहीं है, हमें आप मूर्ख मत बनाओ। आप भले ही प्रीडोमिनेंट बुक्स को बोल दो, ये कोई नेचुरली बंडल नहीं है। कार के साथ बुक्स का क्या रिलेशन? कुछ रिलेशन है क्या? कार अलग परचेस की जा सकती, बुक्स अलग परचेस की जाती है। कार के साथ फूड का कोई रिलेशन है क्या? कार के साथ क्लॉथ्स का कोई रिलेशन है क्या? या फिर इन सब का कोई एक दूसरे से रिलेशन है क्या? नहीं, कुछ रिलेशन नहीं है इन सब का गुड्स का एक दूसरे के साथ। तो आप हमें पागल बना रहे हो। हम इसमें जो जीएसटी रेट सबसे हाईएस्ट रेट है, मान लो 28% हाईएस्ट रेट है, तो ये जो 12 लाख पे, हम 12 लाख पे क्या लगाएंगे? 28% लगाएंगे, है ना, 28% लगाएंगे। और इस 12 लाख पे 28% ही लगेगा। मान लो ये जो कार का जो रेट है 28% से 18% आ जाता है। मान लो 28% नहीं है कार का रेट, 18% है। और ये जो स्पीकर है इसका क्या रेट है? 28%। तो अगेन हम इस पे 28% ही लगाएंगे। हम इसको मानेंगे मिक्स सप्लाई, क्योंकि ये एक दूसरे से नेचुरली बंडल्ड नहीं है। सिंस ये एक दूसरे से नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो हम इसे क्या मानेंगे? मिक्स सप्लाई मानेंगे। और सिंस मिक्स सप्लाई मानेंगे, तो इन गुड्स में हम पकड़ेंगे सबसे पहले जिसका जीएसटी रेट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जीएसटी रेट स्पीकर का है 28%। तो ये 12 लाख पे हम पूरा 28% से लगाएंगे और आपको 28% से जीएसटी पे करना पड़ेगा, है ना। A mixed supply comprising two or more supply shall be treated as supply of that particular supply that attract the highest rate of tax। मींस यहाँ पे हाईएस्ट रेट किसका है? स्पीकर का है, तो हम हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स पकड़ लेंगे, है ना। और ये कंपोजिट सप्लाई नहीं माना जाएगा और हाईएस्ट रेट से यहाँ पे टैक्स लगेगा। कार अलोंग विथ वॉशिंग मशीन, कोई इसका नेचुरली बंडल्ड है, कोई रिलेशन है क्या यहाँ पे कार के साथ वॉशिंग मशीन? तो यहाँ पे सिंस ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि जिसका जीएसटी रेट ज्यादा है उस पे हम क्या करेंगे? उस पे हम वो रेट हम पिक करेंगे टोटल सप्लाई पे, और उस रेट से हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे। क्लॉथ अलोंग विद परफ्यूम, दोनों नेचुरली बंडल लिए, तो अगेन इसमें जिसका जीएसटी रेट ज्यादा है वो हम सप्लाई मानेंगे और उस रेट से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई भी खत्म हो गया। यहाँ पे हम सेक्शन 7 और सेक्शन 8 का फुल्ली रिवीजन हम कवर कर चुके हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा चार्ज ऑफ जीएसटी का रहेगा, रिवीजन लेक्चर, 3rd लेक्चर रहेगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, ओके।